हेलो स्टूडेंट, देखिए समझते हैं हम अपने एक और छोटे से एप्लीकेशन को जो कि है एम्पियर सर्किटल लॉ का। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू द लॉन्ग सोलेनॉइड। सपोज आपके पास कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड आपने देखी होगी, इस तरीके की ये सोलेनॉइड होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जिसके जो बीच का एरिया है उसमें एयर भी हो सकती है या फिर कुछ नहीं हो सकता है, वैक्यूम वगैरह हो सकते हैं, या फिर उसके बीच में कोई मटेरियल हो सकता है जिसकी परमिएबिलिटी कुछ हो। क्लियर? तो सपोज हम मान लेते हैं कोई हमारे पास लॉन्ग सोलोनाइड है, इस तरीके से दिए, ये हमने नंबर ऑफ टर्न्स दिखाए हैं ब्राउन कलर से, इस तरीके से इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है। क्लियर? हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं, कैपिटल एन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो हमने मान ली कैपिटल एन है। सपोज पूरी जो लॉन्ग सोलोनाइड है उसकी लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं कैपिटल एन है। तो आपको एक चीज याद है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे वो क्या होंगे। सपोज हमने मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलेनॉइड क्या होंगे, आप सोच के बताइए। नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब ये होता है कि यूनिट लेंथ में जितने नंबर ऑफ टर्न, मतलब टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो हमने मान लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे, n बाय एल या फिर स्मॉल n। तो याद रखिएगा स्मॉल n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और ये जो है हमारे टोटल टर्न्स, ये टोटल टर्न्स है हमारे। क्लियर? अब देखिए हमें पता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसी एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके, तो हमको एक एम्पिरियन लूप कंसीडर करना पड़ता है। तो सपोज हमने मान ली एक एम्पिरियन लूप, हमने ए बी सी डी, ये जो लूप है ए बी सी डी कैसा भी हम लूप कंसीडर कर सकते हैं किसी भी शेप का। तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का लूप कंसीडर किया ए बी सी डी। क्लियर? अब यहाँ पे हमने लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिए डी एल। ये लेंथ एलिमेंट हो सकता है, इस वाली ब्रांच पे भी लेंथ एलिमेंट हो सकता है, इस वाली ब्रांच पे भी लेंथ एलिमेंट हो सकता है, और इस ब्रांच पे भी क्या हो सकता है, लेंथ एलिमेंट हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ देखते हैं, देखिए ये हमने कोई मान लिया एम्पिरियन लूप है। तो यहाँ से हम जानते हैं, देखिए क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ, वी नो, सिंस वी नो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल वैक्टर, बी डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू हमारा होता है म्यू नॉट आई इनक्लोज। आई इनक्लोज क्या होता है, इनक्लोज करंट बाय एम्पिरियन लूप। यहाँ जैसे हमने ये एम्पिरियन लूप माना है, इसमें कितनी करंट इनक्लोज हो रही है वो। क्लियर? अब यहाँ से देखें अगर हम, तो हम इसको देखो ऐसे भी, इसको जो ये बी डॉट डी एल है इसको हम अगर इस एम्पिरियन लूप के हिसाब से चार पार्ट में ब्रेक कर लें, एक ए बी वाला, एक बी सी वाला, एक सी डी वाला, एक डी ए वाला, तो हम इसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, और साथ में बी डॉट डी एल क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा भी आपको याद रखना है। तो अगर हम इसे ऐसे डिवाइड करें, देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं सपोज ए बी वाला तो ए बी वाला हम ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें बी डी एल इंटू कॉस थीटा। अब आपको थीटा याद रखना कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो देखिए जो करंट की डायरेक्शन है दिखाई गई है यहाँ पे इस तरीके से, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये दिखाई गई, ठीक है। डॉट बता रहे हैं कि इधर को बाहर निकल रही है करंट, और ये क्रॉस बता रहे हैं कि इनवर्ट जा रही है इधर, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने दिखा भी दी है करंट की डायरेक्शन। तो इसकी वजह से आप, इस करंट की वजह से हम जब सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं तो राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं। वो देखिए इस तरीके से, आप अपने राइट हैंड को इस तरीके से पकड़िए कि जो आप जो टर्न्स हैं उसमें से जो करंट जा रही है उसकी डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल कीजिए। जो थंब होगा वो आपको क्या बता देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वैसे हम कैसे निकालते हैं, थंब करते हैं हम करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को कर्ल करते हैं, वो हमें बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन लूप के केस में, जब लूप हो तो हम इस तरीके से लगाते हैं, रिवर्स करके करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दीजिए, तो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें इस डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है।
बात करें हम ए बी वाले के लिए तो यहाँ देखिए ये लेंथ इस तरीके से होगी इसकी, क्लियर। तो यहाँ से वी डी एल दोनों के बीच कॉस कितना होगा एंगल, कॉस 0, क्लियर। प्लस अगर हम अब याद रखिए बी डी एल को हम इस पूरे एम्पियन लूप के लिए, इस क्लोज लूप के लिए, पूरा जो क्लोज लूप होता है एम्पियन लूप, इसको 4 पार्ट में तोड़ रहे हैं हम, क्लियर। तो ये हमारा हो गया देखिए ए बी। अगर हम बी सी वाले के लिए देखें, बात करें बी सी, तो बी डी एल यहाँ कॉस आपको खुद दिख रहा होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये राइट डायरेक्शन में, और ये जो लेंथ एलिमेंट होगा ये बी सी इधर डायरेक्शन में, तो ये कैसा होगा 90 डिग्री। ये कैसा बनाएगा 90 डिग्री एंगल, तो कॉस 90 प्लस एक और देखें यहाँ पर अगर आप फिर सी डी वाला पार्ट अगर देखें, सी डी बी डी एल कॉस यहाँ कितना होगा पाई 180, यहाँ जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा 180, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए दूसरी जगह लिख लेते हैं, प्लस ये कौन सा टर्म है देखिए सी डी, ये जो डायरेक्शन है देखिए लेंथ एलिमेंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो कैसा हो जाएगा 180, तो यहाँ से हो जाएगा बी डी एल कॉस 180 प्लस इस वाले को देखें आप डी ए वाले को, तो देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसमें भी कितना एंगल होगा 90, तो हम लिख सकते हैं कितना डी ए के लिए अच्छा स्मॉल डी लिया है हमसे, तो हम डी ए सब जगह स्मॉल लिया है हमने, चलिए कैपिटल ही ले लेते कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, डी ए आप समझ जाइएगा डी ए, क्लियर। डी ए लूप में हमने स्मॉल लिया, उधर हमने कैपिटल लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा बी डी एल कॉस 90 इक्वल टू हमारा क्या चल रहा है म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो म्यू नॉट आई इनक्लोज ये हमारा चल रहा है, क्लियर। अगर हम बात करें देखिए टोटल करंट की, चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं आई इनक्लोज ऐसा ही। यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो देखिए आप यहाँ कॉस 0 बी डी एल ए बी के लिए अगर हम बात करें ए बी के लिए, तो यहाँ से देखिए ये लेंथ हमने एल कंसीडर कर ली, तो ये भी हमारी लेंथ कितनी होगी एल कंसीडर करेगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम देखिए ए बी के लिए तो ऐसे ही लिख सकते हैं, ए बी वाले पार्ट के लिए बी डी एल कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। अगर इस वाले के लिए बात करें तो देखिए कॉस 90 ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा कितना 0। ऐसे अगर हम बात करें इस वाले के लिए 180, अब ये पॉइंट जो है वो आउटसाइड है, याद रखिए यह क्या है पॉइंट लॉन्ग सोलेनोइड के आउटसाइड है, तो जो आउटसाइड पॉइंट होता है लॉन्ग सोलेनोइड का उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है 0 होती है, इस बात को आपको याद रखना है। बाहर के पॉइंट पर जैसे क्यू पॉइंट दिया है, एक पी पॉइंट इनसाइड दिया है, तो बाहर का जो पॉइंट होता है सोलेनोइड के लिए उस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, तो ये वाला टर्म 0 होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी 0 होती है, क्लियर। तो ये वाला भी टर्म पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसी बात करेंगे हम डी ए वाले की, तो यहाँ कॉस 90 ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो 3 टर्म तो हमारे कितने हो गए 0 हो गए। तो हमारा बचा कितना है यहाँ पे म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो ये हमारी क्या बची करंट बची, क्लियर। अब अगर हम मान लें देखिए वैसे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने कितने मान लिए यहाँ पे कैपिटल एन, लेकिन अगर हम इस वाले लूप के लिए निकालें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर हम लूप को कंसीडर करके माने, फॉर कंसीडरिंग लूप ए बी सी डी, अगर हम ए बी सी डी लूप कंसीडर करके माने तो देखिए लेंथ इसकी कितनी हमने एल मान ली, यहाँ से देखिए जो टर्न है हमने मान ली एन डैश है, टोटल टर्न कितने एन डैश, तो स्मॉल एन इजिकल टू हम कंसीडर कर लेंगे एन डैश मान ली हमने टोटल टर्न है, एन डैश क्या मान लिए टोटल टर्न है, और पर यूनिट लेंथ कितनी एल, तो यहाँ से लूप के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे हमें स्मॉल एन एल,
कितने हो जाएंगे, स्मॉल एन एल, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए एक टर्न से जो करंट है वो आई फ्लो कर रही है, एक टर्न से हमारी जो करंट कितनी है आई, और कितने टर्न्स हैं इस लूप में, एन डैश, टोटल में कितने हैं एन, तो हम तो लूप का केस कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए एक टर्न से आई करंट है, तो जो एन डैश टर्न है, जो जितने भी लूप में से जो टर्न पास कर रहे हैं उसमें से टोटल करंट कितनी हो जाएगी, आई टाइम्स ऑफ एन डैश। तो याद रखिए जो आई इनक्लोज होगी लूप में वो कितनी हो जाएगी। यहाँ से बी की बात करें तो बी हम कॉमन ले लेते हैं, कांस्टेंट डी एल ए बी, मतलब ए बी की जो लेंथ होगी वो हमारी होगी डी एल इजिकल टू म्यू नॉट, और यहाँ आई इनक्लोज हम लिख सकते हैं, याद रखिएगा एन डैश लूप हमने कंसीडर कर लिए ए बी सी डी में, और एक लूप से मतलब एक लूप में करंट कितनी आई, तो एन डैश में कितनी होगी, एन डैश आई। इतनी बात क्लियर। यहाँ से अगर बात करें देखिए इसको वी लिख सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एल, और एल ही हमने मानी है लेंथ, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है एल, देखिए यहाँ से कितनी है एल, तो ए बी भी कितना हो जाएगा एल, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं ई एल इक्वल टू म्यू नॉट एन डैश। अब एन डैश की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, एन इंटू एल, तो यहाँ कितनी लिख सकते हैं एन एल और आई। क्लियर। यहाँ से देखिए एल एल विल कैंसिल आउट, तो यहाँ से v इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट एन आई, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। म्यू नॉट याद रखिएगा, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है करंट। अब इसको हम जनरलाइज पूरे अगर उसके लिए कर दें, हमने छोटा सा लूप माना था, अगर हम पूरी सोलेनॉइड के लिए लिखें तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, देखिए v इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाय लेंथ, एन को हमने क्या क्या लिख दिया कैपिटल एन बाय एल। क्लियर। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद रखें मोनी नाम से, मोनी एक नाम होता है, लेकिन यहाँ म्यू नॉट मो का मतलब आप समझिए म्यू नॉट और एन आई, ठीक है। तो b इजिकल टू मोनी किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। ठीक, ये तब है जब सोलेनॉइड के अंदर फ्री स्पेस है, ये है हमारी परमिएबिलिटी भी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर हम सोलेनॉइड में कुछ मटेरियल फिल कर देते हैं, ठीक है, इफ the space between solenoid is filled with material of permeability ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको देता है वैसे अधिकता, तो हम रिलेटिव ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। क्लियर। तो हमें देखिए म्यू आर इजिकल टू, हमें फॉर्मूला पता होता है, म्यू आर इजिकल टू हमारा क्या होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी का म्यू एम, मीडियम की परमिएबिलिटी अपॉन म्यू नॉट, या मीडियम की परमिएबिलिटी हम कितना ले सकते हैं म्यू टाइम्स ऑफ म्यू आर। यहाँ से देखा हम बी का फॉर्मूला लिखें तो वैसे देखिए फ्री स्पेस था तो हमारा क्या आया था म्यू नॉट, लेकिन जब कोई मीडियम आप फिल कर देंगे, मान लीजिए सोलेनॉइड के बीच में आपने कोई मीडियम इधर फिल कर दिया यहाँ पे बीच में, तो उस मीडियम की परमेबिलिटी आएगी, तो हम यहाँ ले सकते हैं म्यू एम एन आई, उस म्यू एम का मतलब मीडियम की परमेबिलिटी, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं म्यू एम की जगह हम कितना ले सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो या फिर म्यू आर म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ से दिख रहा है अगर आप सोलेनॉइड के बीच में कोई मटेरियल फिल कर देते हैं तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी टाइम्स ऑफ, ये थी फ्री स्पेस जब था, यहाँ म्यू आर का फैक्टर आ गया, तो मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाती है। तो इसीलिए जब आप सोलेनॉइड में कोई मटेरियल फिल करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर, क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।